2013 में अपना जॉब स्टार्ट किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब मेरी सैलरी 25,000 थी और जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो मेरी सैलरी 65 से 70,000 के आसपास थी। और आपको ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा जो भी देश में आप जाना चाहते हैं वहाँ लगेगा। का जो वेटिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपकी कोई इलेक्टिव सर्जरी है तो आपको इलेक्टिव सर्जरी के लिए शायद से सालों तक वेट करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ट्रेंड डॉक्टर्स आपको देखते नहीं है। मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स ही आपका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक बात जो इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड अच्छी है वो यह है कि मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था, फिर भी मुझे हायर एजुकेशन जाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। तो आपकी इन वेस्टर्न कंट्रीज में आपकी सर्विस या आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं वह नहीं देखा जाता है। का इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपेंड करता है कि आप कौन से कास्ट से होते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस को कितना समय हुआ है। जब और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों की बात अगर करते हैं इंडिया की, तो उनकी भी लाइफस्टाइल उतनी बुरी नहीं होती है। काफी अच्छी लाइफस्टाइल, आप जो सैलरी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलती है उसमें काफी अच्छी लाइफस्टाइल इंडिया के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यूके में आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेंड कर लिया है और अभी आप यूके मूव होना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले सोचना है कि अब अगर मुझे लगता है कि कहीं और मूव होना है तो मैं डेफिनेटली मूव होगा, क्योंकि हमेशा चैलेंजेस लेते रहना चाहिए। और अगर स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अब्रॉड वर्सेस गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अपना नर्सिंग करने के बाद और अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने एक तो गवर्नमेंट जॉब चूज करना चाहिए या तो अब्रॉड जाना चाहिए। और काफी सारे लोग होते हैं कि उनके पास पहले से गवर्नमेंट जॉब होता है और बाद में उनके मन में विचार आता है कि उन्होंने अब्रॉड मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही कंफ्यूजन में आप है तो आपको आज का वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि मैं खुद गवर्नमेंट में 8 साल तक काम कर चुका हूँ और मुझे अब्रॉड नर्सिंग के बारे में और गवर्नमेंट नर्सिंग इन इंडिया के बारे में भी काफी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि मैंने दोनों जगह में काम किया हुआ है। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं मेरा नाम है मधु और मैं नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है और गवर्नमेंट का भी वर्किंग कंडीशन आप देख सकते हैं इंडिया के कि वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है। तो आपको बता दूं कि यूके में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पे WHO के हिसाब से हॉस्पिटल में स्टाफिंग मैनेज किया जाता है। और इसके अलावा हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने खुद देखा है मेरे हॉस्पिटल में 1 या 2 नर्सेस 30 पेशेंट को हैंडल करते हैं। ऐसा रेशियो मेंटेन होने के कारण इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट केयर हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए वो पेशेंट केयर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और हमें मेनली डॉक्यूमेंटेशन पे ही ध्यान देना होता है। हमारे स्टाफिंग रेशियो के कारण इंडिया में हम पेशेंट्स को उतनी अच्छी केयर नहीं दे सकते। उसी के अपोजिट में हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि WHO के हिसाब से वो लोग वार्ड में ICU में स्टाफ मैनेज करे। और अगर WHO के रेशियो के हिसाब से स्टाफ मैनेज नहीं कर सकते तो वो लोग लोकम नर्सेस को भी यहाँ मंगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोकम नर्सिंग वाला या तो किसी और हॉस्पिटल से नर्सेस पेशेंट केयर के लिए मंगाने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं देखा है। तो ये बात हुई वर्किंग कंडीशन के बारे में। और जो दूसरी बात है वो है सैलरी की। अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे तो नर्सेस को कम से कम 2 लाख से ज्यादा की सैलरी स्टार्टिंग मिलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफी सारे ऐसे देश है जहाँ पे नर्सेस को जो इंडिया में एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपको इन तीनों देशों में, USA में भी आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाती है। लेकिन आप अगर यूके की बात करते हैं तो आपको सारे नर्सेस को बैंड 5 बेसिक सैलरी से ही स्टार्ट की जाती है। अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर करके बैंड 6 या बैंड 7 भविष्य में होते हैं तो उसके हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता रहता है। उसी के अलावा अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते तो आपको डेफिनेटली 50,000 या उससे ज्यादा ही सैलरी इंडिया में मिलेगी। स्टार्टिंग शायद से आपको 50,000 के अंदर करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी डेफिनेटली मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से 50,000 सैलरी आपको मिलना ही मिलना है। जब मैंने 2013 में अपना जॉब स्टार्ट किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तब मेरी सैलरी 25,000 थी और जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो मेरी सैलरी 65 से 70,000 के आसपास थी। तो आप सैलरी के बारे में ही देखेंगे तो गवर्नमेंट में आपको काफी अच्छी सैलरी होती है और
अब्रॉड में भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे पहुंचते जाते हैं दोनों सेक्टर में, इंडिया में हो या चाहे अब्रॉड में हो, आपकी सैलरी बढ़ते जाती है। अगर आप अपनी सैलरी इंडिया की सैलरी, यूके की सैलरी से या ऑस्ट्रेलिया की सैलरी से कंपेयर करते हैं तो आपने बिल्कुल ही वहाँ की सैलरी यहाँ के सैलरी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सेम लाइफस्टाइल जो 50,000 में इंडिया में मेंटेन होती है उसको मेंटेन यूके में रखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इसी के लिए हमें यूज़ करना होता है परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटर। अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटर में अपनी इंडिया की इनकम डालेंगे तो आपको उसमें बताएगा कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश में आपको सेम लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। तो आप अगर परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने अपना जॉब इंडिया का छोड़ा तो वहां पे मेरी 70,000 सैलरी थी। मैं अगर परचेसिंग पावर पैरिटी टूल में अपना इनकम डालूंगा इंडिया का 70,000 तो वो मुझे बताता है जो 70,000 में मेरी इंडिया की लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन करने के लिए मुझे यूके में कम से कम 2042 पाउंड कमाना अनिवार्य है। ऐसा परचेसिंग पावर पैरिटी टूल के द्वारा आपको बताया जाता है। तो आपकी जो भी इनकम है वो अपने परचेसिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटर में डालिए और आपको ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा जो भी देश में आप जाना चाहते हैं वहां लगेगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इंक्रीमेंट। आपको इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना इंक्रीमेंट होता है और यूके में या अब्रॉड में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूके की। यूके में हर साल आपका गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इतना % हमें इंक्रीमेंट देना है। इसी के लिए काफी बार स्ट्राइक हो रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दे रहा था। जितना यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही थी करके लोग स्ट्राइक पे थे। लेकिन ये इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ने के कारण बहुत सारे कंफ्यूजन थे इंक्रीमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल रहता है तो उसके हिसाब से हर साल यहाँ पे 3% का इंक्रीमेंट जो भी NHS के स्टाफ है या तो दूसरे स्टाफ है वहाँ पे हर साल 3% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा उनके एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कम से कम 10% का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को होता है। सबसे पहले आपको अगर पता नहीं होगा तो डियरनेस अलाउंस इंडिया में मिलता है जो कि 2 बार साल में बढ़ता है। उसी के साथ साथ आपको इंडिया में हर साल एक इंक्रीमेंट बढ़ता है जो कि हमें जुलाई में मिलता था। हर साल इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट सर्विसेज में आप काम करते तो आपके स्टेट के द्वारा हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अगर आप ये तीनों इंक्रीमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इंक्रीमेंट रहेगा वो 10% के आसपास इंडिया में रहेगा। इसके अपोजिट में आपको जो यूके में इंक्रीमेंट होता है वो 3% हर साल होता है। इसके अलावा भी जो आपका बैंड प्रोग्रेशन होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो जैसे आपकी बैंड 5 की सैलरी अभी स्टार्ट होती है 28,000 से, जो कि 2 साल के बाद बढ़कर 28,500 या 29,000 के आसपास होगी। और जैसे जैसे आपकी सर्विस 5 साल तक बढ़ती है तो आप एक बैंड 5 के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर आप प्रोग्रेस होते हैं भविष्य में तो आपकी सैलरी उस बैंड के हिसाब से मिलेंगी, लेकिन आपका जो थ्रेशोल्ड है बैंड 5 का वहां पे आप रुक जाएंगे और जो गवर्नमेंट आपको 3% हर साल इंक्रीमेंट देंगी वही आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ेगा until and unless you progress to different band। तो ये हुई आपके इंक्रीमेंट की बात। और फोर्थ है टैक्सेस। जैसे कि आपको पता होगा यूके में अगर आप 40 से 50,000 पाउंड के अंदर कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना है। 15,000 पाउंड आप कमाते हैं तो आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम नर्सिंग की बात जब करते हैं तो आपको कम से कम 24 से 25,000 सैलरी हर साल यूके गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको 25,000 के ऊपर ही सैलरी मिलती है। तो डेफिनेटली आपको 20% टैक्सेस देना होता है। लेकिन अगर आप 50,000 पाउंड से ज्यादा कमाते हैं तो आपको 40% टैक्सेस देने की जरूरत होती है। उसी के अपोजिट में अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपकी जो भी सैलरी है उसमें से आपको 5 से 10% ही अपना जो कमाई का हिस्सा है वो टैक्स के लिए देना होता है। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्री में काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे आप टैक्स चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं जिससे आपका टैक्स बराबर उनके ऑफिस में जाते रहेगा। लेकिन जब हम यूके में या वेस्टर्न कंट्रीज में टैक्स भरते हैं तो उसका पूरा बेनिफिट हमको मिलता है। यहाँ के रोड्स देखिए, आप यहाँ की सुविधाएं देखिए जो इन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए दी हुई है। तो वो जो आपको टैक्स कटता है वो टैक्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। 5th नंबर का जो पॉइंट है वह है पेंशन। जैसे कि आपको पता है अगर आप यूके में काम करते हैं तो आपको NHS पेंशन दी जाती है, लेकिन वो वॉलंटरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि NHS पेंशन ले तो आपने उसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है कि हाँ मुझे NHS पेंशन चाहिए। जैसे ही आप NHS ज्वाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको NHS पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अभी से पेंशन
का पैसा नहीं देना है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं NHS पेंशन को। लेकिन यूके के NHS पेंशन को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पेंशन माना जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो भी 2005 के बाद के एम्प्लॉयज है उन लोगों को NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में पेंशन मिलती है, जिसमें आपका अमाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका पेंशन जब आपको मिलेगा तब आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका एक लमसम अमाउंट मिलेगा और जो थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास रखा है उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा पेंशन के रूप में पैसा दिया जाएगा। तो यह डिफरेंस है पेंशन के बारे में। आप NHS के साथ साथ आपको यूके में स्टेट पेंशन भी मिलती है, क्योंकि आपका जब NI कटता है, आप जब काम करते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए यूके गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, और आप जब रिटायर होते हैं तो आपके पेंशन के लिए भी NI से जो आपका पैसा कटा है वो आपके पेंशन के लिए भी आपको मिलेगा। तो आप जब रिटायर होते हैं तो आपको NI की तरफ से स्टेट पेंशन मिलेगी और NHS की तरफ से NHS पेंशन मिलेगी। तो यह हुई पेंशन की बात। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में पेंशन का सिस्टम नहीं है। नंबर 6 पॉइंट है वह है हेल्थ। जैसे कि आपको यूके में पता होगा कि यूके का जो NHS सिस्टम है वो काफी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आपको चाहे छोटी सी छोटी बीमारी हो या बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, सब आपका NHS के अंदर कवर होता है। और NHS के अंदर कवर होने के कारण आपको किसी भी चीज का पैसा हेल्थ के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ का जो वेटिंग टाइम होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आपकी कोई इलेक्टिव सर्जरी है तो आपको इलेक्टिव सर्जरी के लिए शायद से सालों तक वेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हिप रिप्लेसमेंट और कैटरेक्ट सर्जरीज के लिए आपको काफी समय तक वेट करना होता है। लेकिन आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आई है, जैसा कि किसी को इमरजेंसी के कारण कोई सर्जरी का रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्जरी आपको इमीडिएटली की जाती है। इसमें कैटेगरीज डिवाइडेड होती है NHS में, उसके हिसाब से वो पेशेंट को डिवाइड करते हैं और जिसका जितना अर्जेंसी है उसके अर्जेंसी के हिसाब से सारे पेशेंट्स को डील करते हैं। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है इनका। हमें लगता है कि यहाँ काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में भी इमरजेंसी के हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट मैनेज करते हैं। और हम इंडिया की बात अगर करते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, और मुझे नहीं लगता कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ट्रेंड डॉक्टर्स आपको देखते नहीं है। मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स ही आपका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक बात जो इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड अच्छी है वो यह है कि आपको सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस आपको इंडिया में देखने मिलेंगे, जो कि यूके में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको कई सारी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं होती है। काफी बार आपका ID कार्ड दिखाने से, आपका पहचान बताने से आपके काम बहुत इजीली हो जाते हैं। लेकिन NHS में आप भले ही सेम हॉस्पिटल में काम करें फिर भी आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे VIP कल्चर बिल्कुल नहीं है। 7 जो पॉइंट है वह है एजुकेशन। काफी सारे नर्सेज जब सर्विस में होते हैं उन्हें अपना एजुकेशन और भी आगे करने की इच्छा होती है। तो यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग देखते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट है आगे प्रोग्रेस होने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो वो एजुकेशन आगे लेने के लिए काफी मोटिवेट करते हैं अपने स्टाफ को। और वही अगर हम बात इंडियन गवर्नमेंट की करते हैं तो मैंने खुद ने जब मैं सर्विस में था तब हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था, फिर भी मुझे हायर एजुकेशन जाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। तो आपको हायर एजुकेशन जाने के लिए, लीव के लिए अप्लाई करने के लिए भी काफी ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सेम अगर हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो अगर आपके बच्चे यूके में आते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है बिफोर यूनिवर्सिटी तक का जो भी एजुकेशन है मोस्टली सारे वेस्टर्न कंट्रीज में फ्री में दिया जाता है। इंडिया की बात करेंगे तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपको काफी सारा पैसा उनके एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, फिर भी आपको उनके ट्यूशंस पे खर्च करना पड़ेगा। यह जो खर्चा है वो काफी बड़ा आने वाले दिनों में भी आपको आ सकता है। जब आपके बच्चे हाई स्कूल जाएंगे या तो 10th या 12th का या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, और इसके कारण आपका जो पैसा जो बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होने वाला होता है, या तो आपको जो टेंशन होता है कि हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में अच्छा एजुकेशन देना है, तो वह टेंशन आप अगर यूके में या किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो वो टेंशन बहुत कम हो जाता है। नंबर 8 जो पॉइंट है वो है प्रोग्रेशन के बारे में। यूके में जो नर्सेस होते हैं उनके लिए काफी अलग अलग पोस्ट होती है। यहाँ पे बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7, बैंड 8, बैंड 9 तक की पोस्ट होती है। और उसके अलावा भी अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है तो आपको मैनेजमेंट साइड में पोस्ट है। आपका क्लिनिकल साइड में इंटरेस्ट है तो आपको क्लिनिकल के लिए भी काफी अच्छी पोस्ट यूके में या वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। आपका एजुकेशन साइड में इंटरेस्ट है तो वहां पे भी आप प्रोग्रेस
हो सकते हैं तो आपके लिए प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसी के अलावा हम अगर इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं प्रोग्रेशन के लिए, तो प्रोग्रेशन आपका इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपेंड करता है कि आप कौन से कास्ट से होते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस को कितना समय हुआ है। जबकि इन वेस्टर्न कंट्रीज में आपकी सर्विस या आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं वह नहीं देखा जाता है, बल्कि आपकी कैपेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। और नंबर 9 का जो पॉइंट है वह है रिस्पेक्ट। यहाँ पे नर्सेस हो, स्वीपर हो, अटेंडेंट हो या कोई भी आपका प्रोफेशन क्यों ना हो, यहाँ पे सबको सेम रिस्पेक्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉक्टर है तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगा। यहाँ पे हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। और इंडिया की हम अगर बात करते हैं तो डॉक्टर नर्सेस को नीचे दर्जे से देखते हैं, नर्सेस अटेंडेंट को नीचे दर्जे से देखते हैं, अटेंडेंट स्वीपर्स को नीचे दर्जे से देखते हैं। तो यह जो रिस्पेक्ट वाला चीज है वो आपको इंडियन हॉस्पिटल से अलग देखने मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज में। और साथ ही साथ अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव हो जाते हैं तो वहाँ के वेदर के कारण, वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण, वहाँ के लोगों के कारण और आपको जो इनकम भी मिलती है उसके कारण आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो इंडिया से बिल्कुल अलग हो जाती है। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों की बात अगर करते हैं इंडिया की, तो उनकी भी लाइफस्टाइल उतनी बुरी नहीं होती है। काफी अच्छी लाइफस्टाइल, आप जो सैलरी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलती है उसमें काफी अच्छी लाइफस्टाइल इंडिया के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यूके में या वेस्टर्न कंट्रीज आप जब आते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल और थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया है, करीब 10 पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। उसमें से काफी सारे पॉइंट्स में आपका खुद का प्रायोरिटीज होता है। काफी सारे नर्सेज जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं और अभी डिसाइड नहीं किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज करना चाहिए या अब्रॉड आना चाहिए, तो उनको आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, आपकी एज काफी कम है, तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप जरूर अपनी नर्सिंग जर्नी अब्रॉड से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस पहले इंडिया में ले लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चांस मिलता है वहाँ काम करने का, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अब्रॉड मूव हुई, एज कम होने के कारण आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज फॉरेन कंट्रीज में मिलेगी। और अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेंड कर लिया है और अभी आप यूके मूव होना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले सोचना है कि आपको यूके या किसी और कंट्री में मूव क्यों होना है। अगर आपका जो सबसे मेन पॉइंट है वो रहेगा सिर्फ पैसा ही आपको कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा यूके या किसी और वेस्टर्न कंट्री में मूव होने के लिए, क्योंकि जो आपकी सैलरी 10 साल इंडियन गवर्नमेंट में काम करने के बाद बढ़ती है वह सैलरी काफी अच्छी मिलती है। और आप जब यूके या किसी वेस्टर्न कंट्री में पहुंच जाते हैं तो जो सैलरी यहाँ पे मिलती है वो आपको यहाँ के खर्चों के हिसाब से काफी कम लगने लगेगी और आप इसी कारण से डिप्रेशन में जा सकते हैं। और यहाँ से कुछ समय के बाद आपको यूके या जिस भी कंट्री में आप जाने वाले हैं उस कंट्री को छोड़ के अपने देश वापस जाना पड़ सकता है। तो आप अगर 10 साल से ज्यादा की सर्विस कर चुके हैं और आपने अभी प्लान किया है कि आपको यूके या किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव होना है, तो आपने पहले अपना प्रायोरिटीज डिसाइड करना है। आपको फैमिली के साथ रहना है या आपका मेन एम क्या है फॉरेन जाने का, वो आपको पहले ढूंढ के निकालना है। तो आपको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना चाहता यूके या किसी वेस्टर्न कंट्री जाने के लिए, लेकिन आपको यही बताना चाहता कि पैसों के अलावा भी यूके में आने के लिए काफी अलग अलग मोटिवेशंस आपके होना चाहिए। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं और आप उनके अच्छे फ्यूचर के लिए यूके में होना चाहते हैं, तो यह मोटिवेशन या यह चीज आपको यूके में काम करने के लिए मोटिवेट करते रह सकती है। लेकिन सिर्फ पैसा ही आपके मन में नहीं होना चाहिए कभी भी आप जब अपने किसी और कंट्री में मूव होते हैं, क्योंकि अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी टूल का यूज करेंगे तो आपकी सैलरी वहां की कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो आपको सैलरी दिखाएंगी कि जो आपको सैलरी का रिक्वायरमेंट दिखाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो पैसा यहाँ मिलने वाला है वो पैसा आपको सेम जहाँ जितना आप इंडिया में कमा रहे थे उतना ही वो पैसे की वैल्यू यहाँ पे रहेगी जो आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। तो उससे ज्यादा वैल्यू आपको ये पैसों की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो खर्चे हैं आपके सैलरी के हिसाब से उतने ही हैं जितने की हमें इंडिया में सैलरी मिलती है और इंडिया के खर्चे होते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फॉरेन मूव होना ही है और आपका मोटिव अच्छा है और आपका जो फॉरेन जाने का जो रीजन है वो काफी अच्छा है, तो आपने बिल्कुल ही फॉरेन जाना चाहिए। क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप बता रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको नहीं आना चाहिए, तो मेरा जो मोटिव था वो यह था कि मैंने इंडिया में काफी समय तक काम कर लिया और जब मैंने नर्सिंग पास किया था उस समय फॉरेन में वैकेंसीज
चीज़ नहीं थी और मेरा नर्सिंग पास हुए बराबर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के कारण मैं अब्रॉड नर्सिंग के बारे में भूल चुका था, जो कि मेरा मेन एम था नर्सिंग करने का। और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलते गया, मैं रिसर्च करते रहा और मैंने यूके चूज़ किया आने के लिए। और भविष्य में भी अगर मुझे लगता है कि कहीं और मूव होना है तो मैं डेफिनेटली मूव होगा, क्योंकि हमेशा चैलेंजेस लेते रहना चाहिए। और अगर आप भी चैलेंजेस लेने के लिए तैयार है और यूके मूव होना चाहते हैं आपकी अच्छी नौकरी छोड़ के, तो आप डेफिनेटली आइए। और अगर आप चैलेंजेस नहीं लेना चाहते हैं तो आपने आपकी जो नौकरी है उसमें खुश रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।